आप सबों को मेरा नमस्कार है। देखिए, हम लोग एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस जो होंगे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक कंसेप्ट को समझते हुए, एक एक वर्ड को समझते हुए, सारे वर्ड को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, अगर आपको लग रहा है कि इंग्लिश थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आप देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये आपका पहला क्वेश्चन रहा। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को एक बार देखिए और देखकर समझिए और बताइए कि इसमें कहाँ एरर है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, when my sister was ill, when my sister was ill, I went to hospital on alternate days। ठीक है, आपको बतलाना है कि इस क्वेश्चन में कहां पर एरर है। उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा दो सेंटेंस लिखा हुआ है। एक सेंटेंस देखिए, यहां से यहां तक लिखा हुआ व्हेन माय सिस्टर वाज इल। ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ व्हेन माय सिस्टर वाज इल। और दूसरा सेंटेंस देखिए, यहां से यहां तक लिखा हुआ, ये आपका दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ। ये सेंटेंस आपका यहां से यहां तक, ये आपका दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है। तो अगर कभी भी दो सेंटेंस लिखा होता है, यानी दो क्लॉज लिखी हुई होती है, तो दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन चाहिए। दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन चाहिए। तो कंजंक्शन के रूप में देखिए, यहाँ पर वेन का यूज हुआ है। ये जो यहाँ पर वेन लिखा हुआ है, ये वेन आपका यहाँ पर कंजंक्शन है। तो वेन आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को आप सेंटेंस के पहले भी लिख सकते, आप पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। अब हमको पता लगाना है कि इस सेंटेंस में कहां पर गलती है। तो देखिए, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हॉस्पिटल लिखा हुआ है। ये वाला वर्ड आप देखिए, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है हॉस्पिटल। आप इस वर्ड पर गौर कीजिए, इस वर्ड पर आप गौर कीजिए और देखिए इसके बारे में क्या कहा जाता है। आपको पता होगा कि हॉस्पिटल जो होता है वो किस लिए होता है। आप खुद ही सोचिए, हॉस्पिटल किस लिए होता है। तो हॉस्पिटल होता है इलाज करने के लिए। ठीक है ना। तो देखिए, अगर कहीं भी आपको ये लिखा हुआ मिल जाए, कहीं भी आपको इस तरह से ये लिखा हुआ मिले, अगर कहीं पर आपको स्कूल लिखा हुआ मिले, ठीक है ना, अगर कहीं पर आपको कॉलेज लिखा हुआ मिले, अगर कहीं पर आपको टेम्पल लिखा हुआ मिले, मंदिर, अगर कहीं पर आपको हॉस्पिटल लिखा हुआ मिले, अगर कहीं पर आपको ये सब लिखा हुआ मिलता है, जेल लिखा हुआ मिले, ये सब लिखा हुआ मिले, अगर कहीं पर आपको यूनिवर्सिटी लिखा हुआ मिले, ईटीसी, ये सब लिखा हुआ है। तो देखिए, ये सब जो लिखा हुआ है, स्कूल होता है। स्कूल किस लिए होता है? या तो पढ़ने के लिए होता है या पढ़ाने के लिए होता है। कॉलेज किस लिए होता है? कॉलेज भी पढ़ने या पढ़ाने के लिए होता है। टेम्पल किस लिए होता है? मंदिर, मंदिर आपका पूजा करने के लिए होता है। जेल सजा भोगने के लिए होता है। ठीक है ना। हॉस्पिटल इलाज करने या करवाने के लिए होता है। तो ये सब इसका प्राइमरी फंक्शन है, ये सब इसका प्राइमरी फंक्शन है। तो अगर इन सब का यूज प्राइमरी फंक्शन के लिए होता है, तब इसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर कभी भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इन सब का यूज प्राइमरी फंक्शन के लिए हुआ हो, यानी कि जिस चीज के लिए ये बना है उसी के लिए इसका यूज हुआ हो, तब इसके पहले किसी भी आर्टिकल या डिटर्मिनर का यूज नहीं होता है। लेकिन अगर किसी दूसरे फंक्शन के लिए इसका यूज होता है, तब उसके साथ हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, हमने एक सेंटेंस लिखा, हमने एक सेंटेंस लिखा, द थिफ वाज अरेस्टेड। हमने एक सेंटेंस लिखा, द थिफ वाज अरेस्टेड एंड सेंट टू, एंड सेंट टू द जेल।
हमने यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा, द थीफ वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू द जेल। अब देखिए, थीफ को यानी चोर को जेल भेजा गया। क्यों जेल भेजा गया? उसको सजा भोगने के लिए। तो थीफ, जेल का काम ही होता है सजा भोग, जहां पर लोग सजा भुगतते हैं। तो ये इसका प्राइमरी फंक्शन हुआ। तो अगर इसका यूज प्राइमरी फंक्शन के लिए होता है, तब इसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। यहाँ पर ये जो द लगा हुआ, इस द को क्या कीजिए, हटा दीजिए। लेकिन अगर कोई आदमी जेल जाता है किसी से मिलने के लिए, तब वहां पर आर्टिकल द का यूज होगा। अब क्वेश्चन पर आइए, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, माई सिस्टर वॉज इल, मेरी बहन बीमार थी। आई वेंट टू हॉस्पिटल ऑन अल्टरनेट डेज। कह रहा है कि मैं हॉस्पिटल जाता था अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज का मतलब हो गया एक दिन छोड़कर एक दिन। तो ये हॉस्पिटल जा रहा है इलाज करने या कराने नहीं जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है मिलने के लिए। तो ये इसका प्राइमरी फंक्शन नहीं हुआ, ये इसका सेकेंडरी फंक्शन हुआ। तो अगर ये सेकेंडरी फंक्शन हुआ तो इसके पहले आपको द लगाना पड़ेगा, आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। तो ये जो हॉस्पिटल लिखा हुआ, इसके पहले आप क्या लगा दीजिए, द लगा दीजिए, और यहां पर लिख दीजिए द हॉस्पिटल। इसके पहले आपको लिखना पड़ेगा द हॉस्पिटल। और अब आपका सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। तो यहां से आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि अगर कहीं पर ये सब लिखा हुआ है और इसका यूज प्राइमरी फंक्शन के लिए हुआ हो, यानी ये स्कूल है, स्कूल पढ़ने के लिए कोई जाता है, तब वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। स्कूल कोई पढ़ाने के लिए जाता है, तब वहां आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी दूसरे काम के लिए जाता है, तब वहां आर्टिकल का यूज करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखिए, हमने एक सेंटेंस और लिखा, यहां पर ये वाला क्वेश्चन देखिए। हमने यहां पर लिखा, मोहन वेंट टू, हमने लिखा मोहन वेंट टू हॉस्पिटल टू मीट हर फ्रेंड। टू मीट हर फ्रेंड, अच्छा, टू मीट हिज फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है, मोहन वेंट टू हॉस्पिटल। मोहन हॉस्पिटल गया, किस लिए गया? अपने दोस्त से मिलने के लिए गया। तो अगर वो दोस्त से मिलने गया, तब इस हॉस्पिटल के पहले आपको द लगाना पड़ेगा। अगर द नहीं लगाइएगा तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये जो हॉस्पिटल लिखा हुआ है, इस हॉस्पिटल के पहले आप द लिख दीजिए, द हॉस्पिटल लिख दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा द हॉस्पिटल, और अब आपका सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया, द हॉस्पिटल, ठीक है। तो अगर कभी भी ये सब लिखा हुआ रहे और इसका प्राइमरी फंक्शन के लिए यूज होता है, तब इसके पहले आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो इसका था एक्सप्लेनेशन। अब देखिएगा एक वर्ड आप यहां पर देखिए, यहां पर इल लिखा हुआ है, ये इल लिखा हुआ है। अब हम लोग इसका साइनो देखते हैं, इल का मतलब क्या होता है। तो सबों को पता है कि अगर कहीं पर इल लिखा होता है तो इल का अर्थ होता है बीमार। अगर कहीं पर इल लिखा हुआ है तो इल का अर्थ होता है बीमार। और एग्जाम में इसका साइनो पूछा जाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में इसका साइनो पूछा जाता है। और एक साइनो आपको पता है, एक साइनो आप इसका होता है सिक। सिक मतलब होता है बीमार, ठीक है ना। एक आपका पता है एलिंग होता है, और एक आपका होता है इनडिस्पोज्ड। इनडिस्पोज्ड, तो ये याद रखिएगा, ये बात है, इल का आपका ये सब होता है साइनो, ठीक है। तो हम लोग देखिए एक एक वर्ड को डिस्कस करते हुए चलते हैं। अब एक बात और समझिएगा, देखिए यहां पर ये जो वॉज लिखा हुआ, ये वॉज आपका लिंकिंग वर्ब है। यहां पर ये जो वॉज लिखा हुआ है, ये वॉज आपका यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा एक एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। कहीं भी अगर लिंकिंग वर्ब लिखा हुआ रहे, तो लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा एक एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पर कोई लिंकिंग वर्ब लिखी हुई है, अगर कहीं पर कोई लिंकिंग वर्ब लिखी हुई है,
तो लिंकिंग वर्ब के बाद एक एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। और लिंकिंग वर्ब किसको कहते हैं? अगर इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब जो है इसका यूज अगर मेन वर्ब के रूप में होता है तब इसी को हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और लिंकिंग वर्ब के बाद एक एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। अब देखिए ये वाला क्लॉज, देखिए यहाँ पर पास्ट में लिखा हुआ, वेंट लिखा हुआ, इसका मतलब पास्ट में है। तो ये वाला क्लॉज भी देखिए पास्ट में है। दोनों क्लॉज आपका किस में है? पास्ट में है। तो एक क्लॉज पास्ट में रहे तो दूसरा क्लॉज भी किस में होगा? पास्ट में होगा। तो ये आपका पहला सवाल था। ठीक है, अब आइए दूसरे सवाल पर हम लोग चलते हैं। यहां पर देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द बुक वॉज डल, द लेटर पार्ट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब एक चीज समझिएगा, सबसे पहली बात आप एक बात देख लीजिए, यहां पर देखिए द लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन देखिए आपका यहां पर द लिखा हुआ है। अगर कहीं भी आपको ये लिखा हुआ मिल जाए, द लिखा हुआ मिले या ऑल्दो लिखा हुआ मिले, एक बात ये समझिएगा, अगर कहीं पर द लिखा हुआ मिले या ऑल्दो लिखा हुआ मिले तो इसके साथ कंजुगेशन पेयर के रूप में येट का यूज किया जाता है। दो या अल्दो लिखा हुआ रहे तो दो या अल्दो के साथ येट का यूज किया जाता है। लेकिन आप कॉमा से भी काम चला सकते हैं, आप येट नहीं भी लिख सकते हैं, केवल कॉमा लिखकर भी आप काम चला सकते हैं। तो याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि दो या अल्दो लिखा हुआ रहे तो येट लिखा हुआ ही रहेगा, ऐसा नहीं है। आप चाहे तो केवल कॉमा लिखकर भी काम चला सकते हैं। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात आप देखिएगा, यहाँ पर फिर देखिए ये वॉज लिखा हुआ है, ये वॉज आपका यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। ये जो वॉज लिखा हुआ है ये वॉज आपका लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के बाद देखिए यहाँ पर एक एडजेक्टिव का यूज हुआ है। कहीं भी लिंकिंग वर्ब लिखा हुआ है वहां एक एडजेक्टिव का यूज होगा। उसी तरह से देखिए यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी देखिए आपका ये लिंकिंग वर्ब है, ये वाला पोर्शन जो यहाँ लिखा हुआ है ये वॉज आपका यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के बाद देखिए ये आपका यहाँ एडजेक्टिव लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर देखिए ये एडवर्ब लिखा हुआ है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई एडवर्ब करता है। तो ये जो इंटरेस्टिंग यहाँ पर लिखा हुआ है ये इंटरेस्टिंग V4 है। V4 का प्रयोग जब एडजेक्टिव के रूप में होता है तब उसको पार्टिसिपल कहते हैं। अगर कहीं पर कोई V4 है और V4 का यूज अगर एडजेक्टिव के रूप में हो गया तब इसी को हम लोग कहते हैं पार्टिसिपल, इसी को हम लोग पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। अब आइए अपने क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द बुक वॉज डल, कह रहा है यद्यपि किताब का जो पहला पोर्शन है वो डल था। द लेटर पार्ट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग, बाद वाला भाग जो था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अब एक बात समझिए, दो वर्ड होता है, एक वर्ड आपका होता है फॉर्मर, एक वर्ड होता है फॉर्मर और एक वर्ड आपका होता है लेटर। ये दो चीज याद रखिएगा, एक होता है फॉर्मर और एक होता है लेटर। तो अगर दो में से पहले वाले की बात करें तब वहां फॉर्मर का यूज करते हैं, और दो में से बाद वाले की बात करें तब लेटर का यूज करते हैं। जैसे ये देखिए आपका यहाँ पर ये एक है और ये आपका दूसरा है। तो कहीं भी अगर दो है, दो कुछ भी हो, चाहे वो पर्सन हो, थिंग हो, दो हो, तो ये जो पहला वाला होगा, पहला वाला के लिए हम लोग फॉर्मर का यूज करते हैं। दो में से पहला वाला के लिए फॉर्मर का यूज करते हैं और ये जो दूसरा वाला होता है दूसरा वाला के लिए हम लोग लेटर का यूज करते हैं। तो फॉर्मर और लेटर का यूज हमेशा ध्यान दीजिएगा दो के लिए होता है। तो जो पहला वाला होगा उसके लिए हम लोग फॉर्मर का यूज करेंगे और जो दूसरा वाला होगा उसके लिए हम लोग लेटर का यूज करते हैं। तो फॉर्मर और लेटर का यूज हम लोग दो के लिए करते हैं। और एक वर्ड और आपका होता है, एक वर्ड आपका होता है लेटर, एक वर्ड होता है लेटर। ये जो लेटर होता है ना ये आपका टाइम बतलाता है, इसका यूज हम लोग करते हैं टाइम बतलाने के लिए। लेटर का यूज किया जाता है टाइम को बतलाने के लिए। ठीक है, तो ये जो फॉर्मर और लेटर है ये दोनों पोजीशन बतलाता है, ये किसी भी व्यक्ति या वस्तु के पोजीशन को बतलाता है। लेकिन ये जो लेटर है ये लेटर हमेशा टाइम को बतलाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द बुक वॉज डल, यद्यपि किताब का पहला पोर्शन जो था वह डल था। द लेटर पार्ट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग, बाद वाला भाग इंटरेस्टिंग था। तो बाद वाला भाग कह रहा है, यहाँ पर ये देखिए लेटर लिखा हुआ, ये लेटर तो टाइम बतलाता है, तो यहाँ पर हमको ये लेटर नहीं चाहिए बल्कि लेटर चाहिए।
ये जो लेटर लिखा हुआ ये लेटर आपका यहाँ पर गलत हो गया, और इस लेटर के बदले आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए, लेटर लिख दीजिए, ये गलत हो गया, इसके बदले आप लिख दीजिए लेटर, इसके बदले आप लेटर लिख दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, दो में से पहला जो होगा उसके लिए हम लोग फॉर्मर का यूज करेंगे, और दो में से जो बाद वाला होगा उसके लिए हम लोग लेटर का यूज करते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, अब एक चीज और समझिए, देखिए यहां पर दो वर्ड आपको मिलेगा, एक वर्ड आपका यहां पर मिल रहा है इंटरेस्टिंग, एक वर्ड देखिए आपका यहाँ पर इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, और एक वर्ड देखिए आपका यहाँ पर डल लिखा हुआ है, दो वर्ड लिखा हुआ है, ये दोनों वर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में इसका साइनो पूछा जाता है, तो हम लोग इसको पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, एक वर्ड होता है इंटरेस्टिंग, एक वर्ड होता है आपका इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का अर्थ होता है मनोरंजक, जो मजेदार हो, इंटरेस्टिंग का अर्थ होता है मजेदार, इंटरेस्टिंग का अर्थ होता है मजेदार यानी कि मनोरंजक, इंटरेस्टिंग का अर्थ होता है मजेदार यानी कि मनोरंजक, और इसका साइनो अगर पूछा जाए तो इसका साइनो होता है एक्साइटिंग, इसका साइनो आपका होता है एक्साइटिंग, इसका साइनो कहा जाए तो थ्रिलिंग होता है, एक्साइटिंग आप कह लीजिए, आप चाहे तो थ्रिलिंग कह लीजिए, या आप चाहे तो फैसिनेटिंग कह लीजिए, आप चाहे तो फैसिनेटिंग कर लीजिए, ये होता है। और एक दूसरा वर्ड जो यहां पर लिखा हुआ है वो है डल, डल, ये जो डल होता है इसका अर्थ होता है नीरस, बोरिंग जिसको कहते हैं नीरस, इसका अर्थ होता है नीरस, ठीक है, इसका अर्थ होता है नीरस, और इसको आप कह सकते हैं बोरिंग, बोरिंग कह सकते हैं, आप चाहे तो टेरियस कह सकते हैं, आप चाहे तो मोनोटोनस कह सकते हैं, और आप चाहे तो अनइंटरेस्टिंग कह सकते हैं, अनइंटरेस्टिंग कह सकते हैं, ये आपका ये क्वेश्चन है। तो यहां से हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर कहीं भी दो चीज है तो दो में से पहले वाले के लिए हम लोग फॉर्मर का यूज करते हैं, और दो में से बाद वाले के लिए हम लोग लेटर का यूज करते हैं, बस इतना ही याद रखिएगा, फॉर्मर और लेटर के बारे में ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, द मैन इज ब्लाइंड, द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट हैज डेवलप्ड द पावर ऑफ स्पीच, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक सेंटेंस लिखते हैं, और लिखते हैं डैश मैन इज डेड, डैश मैन इज डेड, और दूसरा सेंटेंस हम लोग यहां पर ये लिखते हैं डैश मैन इज मॉर्टल, मॉर्टल का अर्थ होता है मरणशील, डैश मैन इज मॉर्टल। अब अगर आपसे कहा जाए कि ये जो यहां पर ब्लैंक लिखा हुआ है इस ब्लैंक में क्या आएगा, तो अब ध्यान दीजिए, ये मॉर्टल का अर्थ होता है मरणशील, यहां पर ये जो मैन लिखा हुआ है इस मैन का यूज जनरल सेंस में हुआ है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो मैन लिखा हुआ है इस मैन का यूज यहां पर जनरल सेंस में हुआ है, यानी कि यहां पर कोई भी आदमी हो सकता है, लेकिन ये जो मैन लिखा हुआ इस मैन का यूज पर्टिकुलर सेंस में हुआ, किसी खास आदमी के बारे में बात की जा रही है, किसी खास आदमी के बारे में बात की जा रही है। तो अब एक बात समझिएगा, अगर कहीं भी आपको ये लिखा हुआ मिले, अगर कहीं भी आपको मैन लिखा हुआ मिले, या अगर कहीं भी आपको वुमेन लिखा हुआ मिले, अगर मैन और वुमेन लिखा हुआ मिलता है, और अगर इसका यूज जनरल सेंस में होता है यानी कि सबके लिए एप्लीकेबल होता है, अगर इसका यूज जनरल सेंस में होता है, तब इसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, नो आर्टिकल, तब आप इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका यूज किसी खास के लिए हुआ हो, ध्यान दीजिएगा, अगर इसका यूज पर्टिकुलर सेंस में हुआ हो,
अगर इसका यूज पर्टिकुलर सेंस में हुआ हो तब इसके पहले आप चाहे तो ए लिख सकते हैं, आप इसके पहले चाहे तो एन लिख सकते हैं, द लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आप किसी भी आर्टिकल का यूज मत कीजिएगा, क्योंकि इसका यूज यहाँ पर जनरल सेंस में हुआ है, यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। और यहाँ पर आप चाहे तो ए भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो द भी लिख सकते हैं। अगर वो आदमी कोई खास आदमी था तब आपका द सही है, और अगर वो कोई भी आदमी जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं तब यहाँ पर ए सही है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? यहाँ से हमने ये सीखा कि अगर मैन या वुमेन का यूज जनरल सेंस में होता है तब किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन अगर पर्टिकुलर सेंस में होगा तब वहां या तो आप ए का यूज कर दीजिए, एन का यूज कर दीजिए या द का यूज कर दीजिए। कि एन का यूज तो होगा नहीं, आपका द का ही यूज होगा। ठीक है, अब यहां देखिए कह रहा है कि द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट हैज डेवलप्ड द पावर ऑफ स्पीच। कह रहा है कि मैन जो है एकमात्र ऐसा क्रिएचर है जिसने बोलने की क्षमता डेवलप की है। तो किसी खास आदमी के बारे में बात नहीं कर रहा है यहाँ पर बात हो रही है जनरल सेंस की। तो अगर जनरल सेंस की बात हो रही है तो यहाँ पर ये जो द लिखा हुआ है इस द को क्या कीजिए, हटा दीजिए। यहाँ पर द का यूज नहीं होगा, द को यहाँ से हटा दीजिए। सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही हो गया। अब एक बात और समझिए, अगर कभी भी किसी सेंटेंस में द ओनली लिखा हुआ रहे, अगर किसी सेंटेंस में द ओनली लिखा हुआ होता है तब इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सिर्फ एक ही चीज का यूज किया जाता है और वो आपका होता है दैट। अगर कहीं भी द ओनली लिखा हुआ रहे तो द ओनली के साथ हमेशा दैट का यूज किया जाता है। आप कभी भी हु का यूज मत कीजिएगा, इसके साथ कभी भी हु का यूज नहीं होगा। इसके साथ आप कभी भी विच का यूज मत कीजिएगा, कभी भी होम का यूज मत कीजिएगा, इन सब का यूज कभी भी मत कीजिएगा। ठीक है, तो अगर कहीं भी ओनली लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ओनली लिखा हुआ और ओनली के साथ देखिए यहाँ पर किसका यूज हुआ है, दैट का यूज हुआ है। तो अगर कहीं भी ओनली लिखा हुआ रहे तो ओनली के साथ सिर्फ और सिर्फ आपका दैट का यूज होता है और किसी भी चीज का यूज नहीं होता है। एक बात ये याद रखिएगा। अब एक बात और समझिए, एक चीज और समझिए, देखिए यहाँ पर द लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका देखिए पावर लिखा हुआ है। तो आर्टिकल द के बाद हमेशा एक नाउन का यूज होता है, यहाँ पर एक नाउन है। और ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद भी देखिए यहाँ पर एक नाउन का यूज हुआ है, यहाँ पर एक नाउन का यूज हुआ है। और दो नाउन देखिए ऑफ से जुड़ा हुआ रहे तो है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर कहीं भी एक नाउन यहाँ है, बीच में ऑफ है और एक नाउन यहाँ पर और है, दो नाउन अगर ऑफ से जुड़ा होता है तो ये जो पहला वाला नाउन होता है इसके पहले द का यूज किया जाता है। जनरली ये जो पहला वाला नाउन होता है इसके साथ हम लोग द का यूज करते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर द का यूज हुआ है, एक नाउन ये और एक नाउन ये, दो नाउन है तो पहला वाला नाउन के साथ हम लोग किसका यूज किए हैं, द का यूज किए हैं। ठीक है, अब एक बात और देखिए, यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर देखिए आपका ये हैज लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका हैज लिखा हुआ है। अगर कहीं भी आपको हैज लिखा हुआ रहे, हैव लिखा हुआ रहे या हैड लिखा हुआ रहे, हैज, हैव या हैड लिखा होता है तब इसके बाद हमेशा हम लोग एक V3 का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक V3 का यूज किया गया है। ठीक है ना, ये V3 का यूज किया गया है। ठीक है, तो इतना ये सब कंसेप्ट याद रखिएगा। एक चीज और समझिए, फिर यहाँ पर देखिए ये जो इज लिखा हुआ ये आपका लिंकिंग वर्ब है। अभी हम लोग कहते हैं कि ये इज आपका लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के बाद एक एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है ना, एडजेक्टिव नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। लिंकिंग वर्ब के बाद एक कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट आपका जो होता है वो नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है। तो ये वाला पोर्शन जो आपका यहाँ पर है ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट के रूप में आप चाहे तो नाउन लिख सकते हैं, प्रोनाउन लिख सकते हैं या एडजेक्टिव लिख सकते हैं। तो यहाँ पर नाउन लिखा गया है कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां लिखा हुआ आई हैव सीन एज बैड और इवन वर्स बिहेवियर देन दिस एट पब्लिक। अब एक बात समझिएगा, एक बात समझिए, दो चीज होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव डिग्री और एक होता है आपका कॉम्परेटिव डिग्री। अगर कहीं भी आपका पॉजिटिव डिग्री लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी आपका पॉजिटिव डिग्री लिखा होता है तो पॉजिटिव डिग्री को हमेशा ही दो तरीके से लिखा जाता है।
कहीं भी पॉजिटिव डिग्री लिखा हुआ रहे तो पॉजिटिव डिग्री को दो तरीके से लिखते हैं, एक होता है आपका एज और एक होता है आपका एज, ऐसे। और दूसरा तरीका होता है आपका ये, दूसरा तरीका होता है सो और एज, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है ना। तो पॉजिटिव डिग्री को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये जो एज एज लिखा हुआ है इसका यूज आप चाहे तो पॉजिटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं और चाहे तो आप निगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, लेकिन सो एज का यूज केवल निगेटिव सेंटेंस में होता है, इसको याद रखिएगा। तो अगर कहीं पर पॉजिटिव डिग्री लिखा हुआ है तो ये दो तरीके से लिखा जाएगा। उसी तरह से अगर कहीं पर कंपैरेटिव डिग्री लिखा हुआ है, अगर कहीं पर कोई कॉम्परेटिव डिग्री लिखा हुआ है तब कॉम्परेटिव डिग्री को हम लोग तीन तरीके से लिखते हैं। तब यहां पर दो तरीके से नहीं, इसको हम लोग तीन तरीके से लिखते हैं। पहला कैसे लिखते हैं, मेन एडजेक्टिव। मेन एडजेक्टिव कहीं पर लिखा हुआ रहेगा और मेन एडजेक्टिव के साथ आप आर लगा दीजिए, ई आर लगा दीजिए या आई ई आर लगा दीजिए और तब जाके आप देन लिख दीजिए। ये आपका पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है कि मेन एडजेक्टिव के पहले मोर लगा दीजिए, मोर के साथ आप मेन एडजेक्टिव लगा दीजिए, मोर प्लस मेन एडजेक्टिव, और तब जाके आप देन लगा दीजिए। ये आपका दूसरा तरीका होता है। और तीसरा तरीका होता है कंपैरेटिव डिग्री लिखने का कि मेन एडजेक्टिव के साथ आप टू लगा दीजिए, सीनियर टू, जूनियर टू, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। तो अगर कभी भी हमको पॉजिटिव डिग्री की जरूरत होगी तब हम लोग ये लिखेंगे, और अगर कभी भी कंपैरेटिव डिग्री की जरूरत होगी तो इसी तीनों में से एक लिखेंगे। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में दोनों की जरूरत पड़ जाए, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों की जरूरत एक साथ पड़ जाए, तब दोनों को अपने अपने कंप्लीट फॉर्म में लिखना पड़ता है। ये कंप्लीट फॉर्म है और ये भी आपका कंप्लीट फॉर्म है, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर देखिए कंपैरेटिव डिग्री वर्ड्स लिखा हुआ है, ये बैड का कंपैरेटिव डिग्री वर्ड्स है, और इसके साथ देखिए यहां पर देन का यूज हो गया है, वर्ड्स के साथ देन का यूज हुआ है, तो कंपैरेटिव डिग्री कंप्लीट फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन पॉजिटिव डिग्री देखिए एज बैड एज लिखा हुआ, एज बैड लिखा हुआ है, लेकिन एक एज आपका क्या है, मिसिंग है, एक बैड एक एज आपका छूटा हुआ है। तो यहां पर एज बैड जो लिखा हुआ ये गलत हो गया, इसको सही करने के लिए आप क्या कर दीजिए, एक एज लिख दीजिए और यहां पर लिख दीजिए एज बैड एज, एज बैड एज, और अब सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो देखिए ये जो वर्ड्स लिखा हुआ है ये बैड से बना है, ये आपका बैड होता है। बैड का कंपैरेटिव डिग्री होता है आपका वर्ड्स और इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है आपका वर्स्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट, ये वाला आपका सुपरलेटिव होता है। अभी देखिए आपको बतलाए थे कि अगर कहीं भी हैज हैव हैड लिखा हुआ है तब उसके बाद एक V3 का यूज होता है, तो देखिए यहां पर एक V3 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये बिहेवियर देखिए आपका यहाँ पर ये बिहेवियर जो लिखा हुआ है, ये बिहेवियर OUR किसी भी वर्ड के अंत में लिखा होता है, OUR लिखा हुआ है, तो ये बिहेवियर आपका जो होता है आपका नाउन होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये बिहेवियर है, ठीक है ना। तो ये जो बिहेवियर लिखा हुआ है, बिहेवियर आपका यहाँ पर नाउन है, ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पर नाउन है, ठीक है। और ये एट आपका प्रीपोजिशन है, ये एट आपका प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा एक नाउन का यूज होता है। कहीं भी कोई प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद भी एक नाउन का यूज किया जाता है। और ये जो दिस लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये दिस लिखा हुआ है, ये आपका प्रोनाउन है। ये जो दिस लिखा हुआ है ये दिस आपका प्रोनाउन है। दिस आपका प्रोनाउन भी होता है और दिस आपका एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन ये आपका दिस प्रोनाउन है। लेकिन अगर कहीं पर ऐसे लिखा होता दिस पेन, दिस पेन, तब ये वाला दिस आपका एडजेक्टिव हो जाता। तब ये वाला जो दिस है यहां पर ये वाला दिस आपका ये एडजेक्टिव है। तो दिस आपका एडजेक्टिव भी होता है, दिस आपका प्रोनाउन भी होता है, तो यहां पर ये आपका क्या है, प्रोनाउन। ये जो इवन लिखा हुआ है ये इवन आपका एडवर्ब है, एडवर्ब है, और ये और जो लिखा हुआ है और आपका कंजंक्शन है। तो सारे वर्ड को हमने पढ़ लिया। तो हमने यहां से क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर कभी भी पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों का यूज एक साथ हो जाता है, दोनों का यूज एक साथ हो जाए, तो दोनों को अपने अपने कंप्लीट फॉर्म में लिखा जाता है, कोई आप किसी को छोड़ नहीं सकते हैं,
ठीक है ना, किसी को आप छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको लिखाते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए। सी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट एज इंटेलिजेंट एज। ये वाला क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम का पूछा हुआ है, ठीक है ना। सी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर। वह ज्यादा सुंदर है लेकिन उतनी इंटेलिजेंट नहीं है अपनी बहन से। वह अपनी बहन से ज्यादा सुंदर है लेकिन उसके इतनी इंटेलिजेंट नहीं है। तो आप गौर कीजिएगा यहाँ पर देखिए एज इंटेलिजेंट एज, ये देखिए आपका ये पॉजिटिव डिग्री लिखा हुआ है और ये कंप्लीट फॉर्म लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए मोर ब्यूटीफुल तो लिखा हुआ है लेकिन देन लिखा हुआ ही नहीं है, तो यही आपका क्या हो गया, गलत हो गया। यही आपका गलत हो गया। तब आपको क्या लिखना पड़ेगा, देन लिखना पड़ेगा, और तब जाके आपका ये सेंटेंस सही होगा। तो देन को बाद वाले पार्ट में मत लिखिएगा, ब्यूटीफुल के पास यहाँ पर देन लिखिएगा, तो इसके साथ यहाँ पर आप देन लिख दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो गया। तो यहां से हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री का यूज एक साथ हो जाता है तो उसको अपने कंप्लीट फॉर्म में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए when he asked why the machines were idle we told him it was broken, it was broken। अब एक बात समझिएगा, एक चीज समझिएगा, देखिए हम लोग नाउन के बदले प्रोनाउन का यूज करते हैं। अगर कहीं भी कोई नाउन लिखा होता है तो नाउन के बदले ही हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी कोई नाउन लिखा हुआ है तो नाउन के बदले जो आता है उसी को हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं, ये सबों को पता है। नाउन के बदले ही हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं, कहीं भी नाउन है उसके बदले हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। कैसे, तो ऐसे समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर कोई बॉय लिखा हुआ है तो ये बॉय आपका एक नाउन है और इसके लिए हमको एक प्रोनाउन देना पड़े तो हम लोग ही का यूज करेंगे। अगर कहीं पर कोई गर्ल लिखा हुआ है और इसके लिए हमको प्रोनाउन देना पड़े तो हम लोग सी लिखेंगे। और अगर कहीं पर मान लीजिए कि बुक लिखा हुआ है तो बुक के लिए अगर हमको कोई प्रोनाउन देना पड़े तब हम लोग इट लिखेंगे। तो ये सब का सब सिंगुलर है। लेकिन अगर इसी का प्लूरल फॉर्म लिखा जाए, बॉयज लिखा जाए, तब बॉयज के लिए हम लोग दे का यूज करेंगे। अगर गर्ल नहीं लिखा हुआ है, गर्ल्स लिखा हुआ है, तब इसके लिए भी हम लोग दे का यूज करेंगे। गर्ल्स के लिए भी हम लोग दे का यूज करते हैं। और अगर कहीं पर मान लीजिए बुक नहीं लिखा हुआ है, बुक्स लिखा हुआ है, ये आपका प्लूरल, तब इसके लिए भी हम लोग दे का ही यूज करेंगे। तीनों के लिए दे का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, सिंगुलर नाउन के लिए अलग अलग प्रोनाउन यूज होता है, लेकिन अगर प्लूरल नाउन रहेगा कुछ भी, चाहे लड़का हो, लड़की हो, निर्जीव हो, तो सबके लिए हम लोग दे का यूज करते हैं। प्लूरल वाले सबके लिए हम लोग दे का ही यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन पर, देखिए व्हेन ही आस्क्ड व्हाई द मशीन्स वर आइडल, आइडल का मतलब होता है सुस्त, अभी लिखा देंगे इसका मीनिंग। कह रहा है कि जब उन्होंने पूछा कि ये मशीन्स क्यों सुस्त है, ठीक है ना, हमने कहा वी टोल्ड हिम, हमने उससे कहा इट वॉज ब्रोकन, ये टूट गई है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप गौर कीजिएगा, यहां पर इट का यूज हुआ है, यहां पर आपका इट का यूज हुआ है और कह रहा है कि इट वॉज ब्रोकन, ये टूट गई। अब ये इट किसके लिए आ रहा है, तो ये इट आ रहा है इस मशीन के लिए। यहां पर देखिए ये मशीन के लिए, ये मशीन के लिए इट का यूज हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये मशीन आपका प्लूरल है, अगर मशीन प्लूरल है तो बताइए प्लूरल के लिए कभी भी इट का यूज होता है क्या, नहीं होता है। प्लूरल के लिए हमेशा दे का यूज होता है। तो ये जो इट लिखा हुआ, इट के स्थान पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, इट के स्थान पर दे लिखना पड़ेगा। और दे के साथ वॉज का यूज होता ही नहीं है, दे के साथ आपका वर का यूज होता है। तो अब आपका सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। दे के साथ वर लिख दिए, सेंटेंस आपका सही हो गया। क्लियर। अब एक बात और समझिएगा, ठीक है ना,
अब देखिए यहाँ पर टोटल कितना सेंटेंस है, तो देखिए एक सेंटेंस आपका यहां से ये है ही आस्क्ड, एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है द मशीन्स वर आइडल, और तीसरा सेंटेंस है वी टोल्ड हिम इट वाज ब्रोकन। ठीक है ना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तीन सेंटेंस लिखा हुआ है, तो अगर तीन सेंटेंस लिखा हुआ है तो दो कंजंक्शन चाहिए। तो एक कंजंक्शन देखिए यहाँ पर ये है और एक कंजंक्शन यहाँ पर ये है, दो कंजंक्शन। तो ये जो वाई लिखा हुआ है, ये वाई आपका यहाँ पर एक कंजंक्शन है। ठीक है, उसी तरह से ये जो वेन लिखा हुआ है, ये वेन भी आपका यहाँ पर क्या है, ये भी आपका कंजंक्शन है, दो कंजंक्शन है। अब देखिए यहाँ पर ये आइडल लिखा हुआ है, आइडल का मतलब होता है आलसी, सुस्त। ये जो आइडल लिखा हुआ है, आइडल, आइडल का अर्थ होता है आलसी या सुस्त। आप आइडल का अर्थ होता है, या तो आप आलसी कह लीजिए या आप सुस्त कह लीजिए, ये आपका आइडल का मीनिंग होता है, जिसको कि आप कहते हैं लेजी। आइडल को आप क्या बोलते हैं, आइडल को आप बोलते हैं लेजी, लेथार्जिक बोलते हैं, ये सब बोलते हैं, स्लगिश बोलते हैं, इंडोलेंट बोलते हैं, लैंग्विड बोलते हैं। लैंग्वेज, ये सब इसका क्या होता है, ये सब इसका साइनो होता है। ठीक है ना, तो ये आइडल का अर्थ ये सब होता है। अब देखिए वी टोल्ड हिम इट वाज ब्रोकन। अब देखिए यहाँ पर टोल्ड लिखा हुआ है, तो अगर कहीं भी टोल्ड लिखा होता है तो टोल्ड आपका डायट्रांजिटिव वर्ब है, इस बात का ध्यान दीजिए। अगर कहीं भी टेल वर्ब लिखा हुआ है तो टेल वर्ब जो है ये आपका डायट्रांजिटिव वर्ब है, इसको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। टेल आपका डायट्रांजिटिव वर्ब है, तो देखिए एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर ये है, ये वाला ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर ये है, और एक ऑब्जेक्ट ये पूरा का पूरा क्लॉज है, ये पूरा का पूरा इट वॉज ब्रोकन। यहाँ पर दैट कंजंक्शन अंडरस्टूड है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दैट कंजंक्शन आप चाहे तो लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा क्लॉज आपका क्या है, अंडरस्टूड है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब एक बात और समझिए, अगर कहीं भी बी वर्ब लिखा हुआ है, अगर कहीं भी कोई बी वर्ब लिखी हुई है, बी वर्ब कहने का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, इसको हम लोग कहते हैं बी वर्ब। और बी वर्ब के बाद अगर V3 लिखी हुई रहे तब समझ जाइए कि ये सेंटेंस आपका पैसिव में है। बी वर्ब के बाद V3 रहे तब ये सेंटेंस आपका पैसिव में होगा। तो देखिए यहाँ पर ये वाला आपका बी वर्ब है और ये आपका V3 है, तो ये सेंटेंस आपका किस में लिखा हुआ है, पैसिव में लिखा हुआ है, इट वॉज ब्रोकन। अब सेंटेंस आपका ये सही हो गया। तो एरर आपका कहां था, एरर आपका था यहाँ पर इट के बदले आपको क्या करना था, दे करना था। क्यों, क्योंकि ये इट आया है किसके लिए आया है, मशीन के लिए, इसी मशीन के लिए देखिए यहाँ पर इस इट का यूज हुआ है, इसी मशीन के लिए इट का यूज हुआ है। तो चूंकि ये मशीन आपका प्लूरल है, ये जो मशीन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ये मशीन आपका प्लूरल है, तो प्लूरल है तो इसके लिए प्लूरल के लिए आपका दे आता है। तो ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, देखिए कह रहा कि एज सुन एज द रॉबर सॉ द पुलिसमैन देन ही रैन अवे। अब एक बात समझिएगा, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक कंजंक्शन आपका एज सुन एज है, ये एज सुन एज जो होता है ये आपका कंजंक्शन होता है, और एक कंजंक्शन देखिए यहाँ पर देन है, दो कंजंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी आपका कंजंक्शन होता है, एज सुन एज जो होता है ये आपका कंजंक्शन होता है, और ये जो देन लिखा हुआ ये देन आपका यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन है, दो कंजंक्शन है। अब देखिए अगर, और सेंटेंस कितना है, एक सेंटेंस यहां से यहां तक है और एक सेंटेंस यहां से यहां तक है, दो सेंटेंस है। तो अगर दो सेंटेंस है तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमको एक ही कंजंक्शन की जरूरत है, दो कंजंक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए दो सेंटेंस में दो कंजंक्शन लिखा हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। अब सोचने वाली बात है कि हम किसको हटाएं, पहले वाले को हटाएं या बाद वाले को हटाएं, दोनों में से किसको हटाएं। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी दो कंजंक्शन लिखा हुआ है, दो जगह सही करना हो तो हमेशा बाद वाला करेक्शन कीजिएगा। तो ये जो दैन लिखा हुआ है इस दैन को यहां से क्या कीजिए, हटा दीजिए। ठीक है,
अब एक चीज समझ लीजिए, ये जो देन लिखा हुआ था, वहां पर देन लिखा हुआ था, ये देन आपका कंजंक्शन है, ये देन आपका कंजंक्शन ऑफ टाइम है, सॉरी कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन है, ये आपका कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, इससे हम लोग कंपैरिजन करते हैं। और एक वर्ड होता है आपका देन, ये वाला देन होता है, ये आपका एडवर्ब होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये वाला जो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। दोनों देन में अंतर समझ लीजिए, दोनों देन में एक होता है देन और एक होता है देन। तो एक देन का मतलब होता है ये आपका कंजंक्शन है, और ये वाला देन जो होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। अब देखिए एक वर्ड यहां पर रन अवे लिखा हुआ है, रन अवे, रन अवे का अर्थ होता है भाग जाना, ये जो रन अवे लिखा हुआ है, रन अवे का अर्थ होता है भाग जाना, रन अवे का अर्थ होता है भाग जाना। और इसी का साइनो होता है फ्ली, ध्यान दीजिएगा, इसी का साइन रन अवे जो लिखा होता है, इसी का साइनो होता है आपका फ्ली, फ्ली मतलब भी होता है भाग जाना, फ्ली मतलब भी होता है भाग जाना। आप चाहे तो स्केप भी लिख सकते हैं, फ्ली हो गया, स्केप हो गया, एब्सकंड हो गया, और बोल्ट होता है, ये वाला आपका होता है, ठीक है। ये जो फ्ली है, इसका V2 जो होता है, फ्ली का V2 होता है फ्लेड होता है, फ्ली फ्लेड फ्लेड, फ्ली का V2 आपका फ्लेड हो जाएगा, और इसका V3 भी आपका क्या होता है, फ्लेड होता है। और एग्जाम में क्या करता है कि रन अवे की जगह फ्लेड अवे का यूज कर देता है, ध्यान दीजिएगा, रन अवे लिखने, जिस तरह से रन के साथ अवे लगता है, तो एग्जाम में क्या करता है कि इस फ्लेड के साथ अवे लगा देता है, ऐसे करके फ्लेड लिखेगा और इसके साथ आपको क्या करेगा, इसके साथ अवे लगा देगा। तो ध्यान दीजिएगा, रन के साथ अवे लगता है, लेकिन कभी भी फ्ली फ्ली के साथ अवे नहीं लगता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, फ्ली के साथ अवे नहीं लगता है, रन के साथ अवे लगेगा लेकिन फ्ली के साथ अवे नहीं लगेगा। अब एक चीज और समझ लीजिए, देखिए यहां पर ये जो रॉबर लिखा हुआ, द रॉबर, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वाला आपका सब्जेक्ट है, और ये वाला देखिए आपका V2 है। अगर सब्जेक्ट के बाद V2 लिखा हुआ होता है तो वो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट, देखिए यहां पर पास्ट इंडेफिनिट है। तो अगर ये पास्ट में है तो यहां भी देखिए ये भी पास्ट में है, ये वाला पोर्शन आपका सब्जेक्ट है, और ये वाला पोर्शन देखिए आपका V2 है, और ये दोनों आपका किस में हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। तो अगर पास्ट में दो काम किया जाता है और एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम होता है, तब दोनों काम को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये जो पुलिसमैन लिखा हुआ, ये पुलिसमैन आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये है, ठीक है। और ये जो रन अवे लिखा हुआ, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ध्यान दीजिएगा, रन अवे जो है ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब एक बात और समझ लीजिए, देखिए यहां पर पुलिसमैन लिखा हुआ है, ये जो एक वर्ड होता है पुलिस, एक वर्ड होता है आपका पुलिस, और ये जो पुलिस होता है ये हमेशा ही प्लूरल होता है, इस बात का ध्यान दीजिए। और अगर इसका हमको सिंगुलर बनाना होता है तब हम लोग लिखते हैं पुलिसमैन, पुलिसमैन, और इसी के साथ अगर कोई नंबर लिखा हुआ रहे तब पुलिसमैन के बदले हम लोग पुलिसमैन का यूज करते हैं, ये बात याद। तो दो तीन बातें याद रखिएगा, रन अवे का ही साइनो होता है फ्ली, फ्ली का ही V2 होता है फ्लेड, और एग्जाम में क्या करता है कि फ्लेड के साथ आपको अवे लगाकर क्वेश्चन दे देगा, फ्लेड के साथ अवे लगाकर क्वेश्चन देता है। तो याद रखिएगा, रन के साथ अवे लगता है लेकिन फ्लेड के साथ अवे का यूज नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, India have a many all-rounder to match the talent and dedication of Kapil Dev। अब एक बात समझिएगा, देखिए अगर कहीं भी आपको ये लिखा हुआ मिले, अगर कहीं भी आपको मेनी लिखा हुआ मिलता है, अगर कहीं भी मेनी लिखा हुआ मिलता है,
तो मेनी के बाद जो भी नाउन आएगा ये नाउन आपका हमेशा ही प्लूरल होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम लोग जिस वर्ब का यूज करते हैं वो वर्ब भी आपका प्लूरल ही होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं मेनी बॉयज आर प्लेइंग हियर, तो अगर मेनी के बाद कोई नाउन है तो वो नाउन आपका प्लूरल होगा और उसके बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन अगर मेनी के बाद गलती से ए या एन लग जाए, मेनी के बाद गलती से ए या एन लग जाता है, तब इसके बाद आने वाला नाउन आपका सिंगुलर हो जाता है। तब इसके बाद ये जो हम लोग नाउन लिखते हैं ये नाउन सिंगुलर हो जाता है, और जैसा नाउन होता है वैसा ही वर्ब। अगर ये नाउन सिंगुलर है तब इसके लिए आने वाला ये जो वर्ब होता है ये वर्ब भी आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। और एक बात और याद रखिएगा, अगर कहीं भी ये लिखा हुआ है मोर देन वन, अगर कहीं पर आपको मोर देन वन लिखा हुआ है तो मोर देन वन के बाद भी जो नाउन आता है वो नाउन आपका सिंगुलर होता है। मोर देन वन के बाद आने वाला भी नाउन आपका सिंगुलर होगा, और इसके बाद हम लोग जिस वर्ब का यूज करेंगे वो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों चीज याद रखना है कि मेनी के बाद आने वाला नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, और मेनी ए या एन के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, और मोर देन वन के बाद भी आने वाला नाउन सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर। लेकिन आप गौर कीजिए, देखिए ए का यूज मेनी के पहले कर दिया है, ए का यूज मेनी के पहले कर दिया तो ये तो गलत हो गया। ए का यूज मेनी के पहले नहीं होगा, ए का यूज मेनी के बाद होगा, तो ये गलत हो गया। इसको सही करने के लिए आप कर दीजिए मेनी ए। अब सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही हो गया, मेनी ए सेंटेंस आपका सही हो गया। बस इतना ही आपको करना था। जैसे हम देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं, हमने एक सेंटेंस लिखा मेनी अ ट्रीज bears no fruit। एक सेंटेंस और लिखते हैं, many a tree bear no fruit। ये दो सेंटेंस लिखे हैं। अब आपको बतलाना है कि इसमें कहां पर गलती है। ये जो हमने दो सेंटेंस लिखा है आपको बतलाना है कि इन दोनों सेंटेंस में कहां पर गलती है। तो देखिए मेनी ए के बाद नाउन सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पर ट्रीज लिख दिया गया है, यहाँ पर ये आपका ट्रीज लिख दिया है, ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो ट्रीज को हटाइए, एस को यहां से हटा दीजिए। ये वर्ब देखिए आपका सिंगुलर है, ये वाला वर्ब आपका सिंगुलर है, ये सही लिखा हुआ है। अगर किसी वर्ब में एस या यस लगा होता है तो वो वर्ब आपका सिंगुलर होता है। अब देखिए मेनी ए के बाद देखिए नाउन तो सिंगुलर है लेकिन वर्ब देखिए आपका प्लूरल कर दिया गया है, ये वर्ब आपका प्लूरल है। तो अगर किसी वर्ब में एस या यस नहीं लगा हुआ है तब उस वो आपका क्या होता है, प्लूरल होता है। तो ये बियर आपका यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका गलत हो गया, इसके स्थान पर कर दीजिए बियर्स। अब सेंटेंस आपका सही हो गया। तो याद रखिएगा मेनी ए या एन के बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर होता है और उसके बाद आने वाला आपका वर्ब भी सिंगुलर होता है। अब एक वर्ड देख लीजिए यहाँ पर, टैलेंट मतलब होता है विलक्षण योग्यता जिसको बोलते हैं। अब देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है डेडिकेशन। डेडिकेशन का अर्थ क्या होता है, डेडिकेशन का अर्थ होता है समर्पण, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये जो डेडिकेशन लिखा हुआ है, डेडिकेशन का अर्थ होता है समर्पण, किसी भी चीज के प्रति समर्पण जब हम लोग करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं डेडिकेशन। और इसी को कहा जाता है डिवोशन, आप सुने होंगे डिवोशन। डिवोशन इसी को हम लोग कहते हैं कमिटमेंट, लॉयल्टी, कमिटमेंट, इसी को हम लोग कमिटमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए। पीपल शुड डिसाइड नॉट टू गिव और टेक डॉरी, ये लिखा हुआ पीपल शुड डिसाइड
टू नॉट गिव और टेक डॉरी, कह रहा है कि लोगों को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो ना तो ले या ना दे दहेज को। ये जो यहाँ पर डॉरी लिखा हुआ है, इस डॉरी का अर्थ होता है दहेज। इस डॉरी का अर्थ होता है दहेज। जल्दी से देखकर बताइए तो कहां गलती है। इस सेंटेंस को देखिए और देखकर बताइए तो कहां गलती है। अब एक बात समझिएगा, एक बात देखिए, जब आप इन्फिनिटिव पढ़िएगा कहीं भी, जब आप इन्फिनिटिव पढ़िएगा, एक होता है इन्फिनिटिव, जिरन, पार्टिसिपल, ये वाला आप पढ़िएगा, इन्फिनिटिव पढ़िएगा, तो इन्फिनिटिव जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। इन्फिनिटिव आपका तीन प्रकार का होता है। एक होता है आपका 2+V1, इसको हम लोग कहते हैं फुल इन्फिनिटिव। एक होता है 2+V1, ठीक है। और एक आपका इन्फिनिटिव होता है केवल V1, इसको हम लोग कहते हैं फुल इन्फिनिटिव। इसको कहा जाता है फुल इन्फिनिटिव, 2+V1 को। एक आपका होता है केवल V1, ध्यान दीजिएगा, एक आपका केवल होता है, केवल V1 होता है, इसको हम लोग कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। और एक आपका ये वाला होता है, 2 लिखा हुआ रहेगा और V1 के बीच में एडवर्ब आ जाएगा, 2 और V1 के बीच में एडवर्ब, इसको हम लोग कहते हैं 2 और V1 के बीच में आपका एडवर्ब आ जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं स्प्लिट इन्फिनिटिव। इसको कहा जाता है स्प्लिट इन्फिनिटिव। और एक बात याद रखिएगा, ये जो तीसरा टाइप है स्प्लिट इन्फिनिटिव, ये वाला, ये इसका यूज नहीं होना चाहिए, इसको एरर माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसका यूज सेंटेंस में नहीं होना चाहिए। स्प्लिट इन्फिनिटिव को एरर समझा जाता है सेंटेंस में, कभी भी इसको एरर समझा जाता है। तो सेंटेंस में कभी भी 2 और V1 के बीच में, 2 और V1 के बीच में, ध्यान दीजिएगा, कभी भी एडवर्ब का यूज नहीं होना चाहिए। यहां पर कभी भी एडवर्ब का यूज नहीं होना चाहिए। अगर ये लिखा हुआ है तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। एक बात इसको याद रखना है। अब दूसरी बात याद रखिएगा, एक सेंटेंस लिखते हैं, शी इज नॉट टॉल, शी इज नॉट टॉल, हमने एक सेंटेंस ये लिखा। दूसरा सेंटेंस लिखा, आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, हमने यहां पर दो सेंटेंस लिखा। अब आप गौर कीजिएगा, देखिए ये जो टॉल लिखा हुआ, ये टॉल आपका यहां पर एडजेक्टिव है, और ये जो मनी लिखा हुआ, लेकिन मनी यहां पर देखिए आपका नाउन है। टॉल एडजेक्टिव होता है लेकिन मनी नाउन होता है, और एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करता है वो आपका एडवर्ब होता है, और नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, नॉट आपका एडवर्ब होता है लेकिन नो आपका एडजेक्टिव होता है। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर कहीं भी आपका नॉट लिखा हुआ है तो ये नॉट आपका एडवर्ब होता है, और अगर कहीं भी नो लिखा हुआ है तो ये नो आपका एडजेक्टिव होता है, नो आपका एडजेक्टिव होता है। तो नॉट आपका एडवर्ब होता है और नो आपका एडजेक्टिव होता है, बस आप इतना याद रखिएगा। अब आप यहां पर देखिए, ये देखिए आपका V1 है, ये वाला पोर्शन V1 है, और ये देखिए आपका 2 है, और 2 और V1 के बीच में देखिए यहां पर क्या आ गया, एडवर्ब आ गया। नॉट आपका क्या है, एडवर्ब है। तो 2 और V1 के बीच में देखिए एडवर्ब का यूज हो गया। अभी आपको बतलाएं कि 2 और V1 के बीच में कभी भी एडवर्ब नहीं आना चाहिए, ये तो सेंटेंस गलत हो गया। सेंटेंस आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो गलत यहीं पर है। तब इसको सही करने के लिए क्या कीजिए, इस नॉट को उठाकर कहां ले आइए, यहां ले आइए, सेंटेंस सही हो गया। नॉट टू गिव, सेंटेंस आपका सही हो गया, ठीक है। अब एक बात और देखिए, यहां पर देखिए आपका शुड लिखा हुआ है, ये वाला शुड लिखा हुआ, ये शुड आपका मॉडल वर्ब है, ये शुड आपका मॉडल है। और कहीं भी कोई भी मॉडल वर्ब लिखा होता है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 का यूज किया जाता है। कहीं भी कोई मॉडल वर्ब लिखा हुआ रहे, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 का यूज होता है। अब देखिए यहां पर ये जो और लिखा हुआ, ये और आपका कंजंक्शन है, ये और आपका कंजंक्शन है, और ये ऐसा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ऐसा कंजंक्शन है जो सेम रैंक स्ट्रक्चर को जोड़ता है। इधर देखिए V1 लिखा हुआ है, यहां पर देखिए V1 लिखा हुआ है, तो इधर भी क्या होना चाहिए, V1 होना चाहिए। देखिए आपका लिखा हुआ है, और आपका
कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इधर V1 है तो इधर भी क्या होना चाहिए, V1 होना चाहिए। ठीक है, तो एरर कहाँ था, एरर आपका इस पार्ट में था, इसी पार्ट में आपका एरर था। तो नॉट को उठाकर कहां ले जाना है, इधर ले जाना है, और हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको इतना ही करना है, इस नॉट को उठाकर इधर ले जाना है, क्योंकि टू और V1 के बीच में कभी भी नॉट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, माई सिस्टर आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे हेयर। अब एक बात समझिएगा, देखिए यहां पर ये देखिए, ये WH वर्ड लिखा हुआ है, ये हाउ लॉन्ग जो लिखा हुआ है, ये हाउ लॉन्ग आपका WH वर्ड है। ये जो हाउ लॉन्ग लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं WH वर्ड। ठीक है ना, जैसे व्हाट हुआ, whom हुआ, वेयर हुआ, व्हेन हुआ, which हुआ, जिसमें W और H होता है उसको WH वर्ड कहते हैं। अगर WH वर्ड का यूज सेंटेंस के बीच में हो जाता है तो वो हमेशा ही कंजंक्शन होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं पर कोई WH वर्ड है और उसका यूज सेंटेंस के बीच में हो जाता है तो वो हमेशा ही कंजंक्शन होता है, और दैट तो आपका कंजंक्शन है ही। देखिए यहाँ पर ये दैट जो लिखा हुआ है ये कंजंक्शन है। अब देखिए इधर एक सेंटेंस है और इधर भी एक सेंटेंस है, दो सेंटेंस है, तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमको एक कंजंक्शन चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पर दो दो कंजंक्शन लिखा हुआ है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि एक सेंटेंस इधर है एक सेंटेंस इधर है, दो सेंटेंस है तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो दो कंजंक्शन लिखा हुआ है, तो एक कंजंक्शन को हटाना पड़ेगा। अब किसको हटाएं, दैट को हटाएं या हाउ लॉन्ग को हटाएं। तो देखिए यहाँ पर पूछने का काम कर रहा है, अगर ये पूछ रहा है तो ये इस WH वर्ड को रहने दीजिए, इस दैट को क्या कीजिए, हटा दीजिए, ये जो लिखा हुआ इसको यहां से हटा दीजिए, सेंटेंस आपका सही होगा। अब एक बात और समझ लीजिए, देखिए ये वाला पोर्शन देखिए आपका सब्जेक्ट है, माय सिस्टर यहाँ पर सब्जेक्ट है, और ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पर वर्ब है, और ये वाला पोर्शन आपका ऑब्जेक्ट है। जिस तरह से टोल्ड आपका डायट्रांजिटिव वर्ब था, उसी तरह से ये जो आस्क लिखा हुआ है, आस्क भी आपका डायट्रांजिटिव वर्ब होती है। ध्यान दीजिएगा, आस्क भी आपकी डायट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसको दो ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर दो ऑब्जेक्ट चाहिए तो कहां है दो ऑब्जेक्ट, तो एक ऑब्जेक्ट तो आपका मी है, और एक ऑब्जेक्ट ये पूरा का पूरा क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो नाउन का काम करता है। तो ये एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये पूरा का पूरा ये है, पहली बात ये। दूसरी बात, अब देखिए यहाँ पर ये जो वुड लिखा हुआ, ये वुड आपका मॉडल है, ये वुड जो लिखा हुआ है ये वुड आपका मॉडल है, और अभी आपको कहे थे कि कोई भी मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा V1 का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो देयर लिखा हुआ, ये देयर आपका यहाँ पर एडवर्ब है, ये देयर जो लिखा हुआ है देयर आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और स्टे जो होता है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद एडवर्ब का यूज हम लोग कर सकते थे, ये हेयर, देयर, इन पटना, इन दिल्ली, ये सब आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो एरर आपका इस पार्ट में है। अब देखिए, he was advised to be more cautious lest he is robbed again, he is robbed again। अब एक बात और समझिएगा, एक बात और समझिएगा, देखिए आप एक चीज पढ़े हैं कि अगर कहीं भी लेस्ट लिखा होता है, अगर कहीं भी लेस्ट लिखा होता है तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज किया जाता है, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप शुड का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहें तो शुड का यूज कीजिए या आप चाहे तो शुड का यूज नहीं कीजिए, लेकिन दूसरा कोई मॉडल नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। लिस्ट के साथ या तो शुड आएगा या नहीं तो दूसरा कुछ भी नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर कहीं भी लिस्ट लिखा होता है तो लिस्ट आपका एक निगेटिव वर्ड है, इसके साथ कभी भी नॉट का यूज मत कीजिएगा, लिस्ट के साथ कभी भी नॉट का यूज मत कीजिएगा, ये दो बातें याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं, हम एक सेंटेंस लिखते हैं।
देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा, ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही मे नॉट फेल अगेन। हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा। अब आप अभी देखिए, अभी हमने कहा कि लेस्ट के साथ एक ही मॉडल आ सकता है और वो मॉडल आपका शुड होता है, लेकिन देखिए यहाँ पर मे लिखा हुआ है, ये आपका मे लिखा हुआ, तो ये मे आपका क्या हो गया, गलत हो गया। इस मे के स्थान पर क्या कर दीजिए, शुड कर दीजिए, इस मे के स्थान पर शुड कर दीजिए। और अभी हमने आपको बतलाया कि लेस्ट के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं होता है, तो इस नॉट को यहां से क्या कीजिए, हटा दीजिए। अब सेंटेंस आपका सही हो गया। आप चाहते तो यहां से शुड को हटा भी सकते थे, शुड आप नहीं भी लिख सकते थे। अगर आप शुड नहीं लिखते तो ये शुड आपका अंडरस्टूड हो जाता, और तब उसके बाद यहाँ पर हम लोग भी1 का यूज करते। देखिए ये मॉडल है, मॉडल के बाद भी1 लिखा हुआ है, तो अगर ये नहीं भी लिखा होता, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक ध्यान दीजिए, अगर ये नहीं भी लिखा होता फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटेंस हमारा सही हो जाता, फिर भी हमारा सेंटेंस सही हो जाता। तो आप शुड लिख भी सकते हैं, शुड नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप शुड मान लीजिए नहीं लिख रहे हैं, तो देखिए ही के साथ यहाँ पर क्या आता, फेल आता। ऐसे बच्चा सोचता है ही के साथ फेल कैसे होगा, फेल्स होता, लेकिन यहाँ पर शुड आपका क्या है, अंडरस्टूड है, ठीक है। अब यहाँ ये देखिए, क्योंकि शुड मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा किसका यूज होता है, भी1 का यूज होता है, तो देखिए यहाँ पर भी1 लिखा हुआ है। अब देखिए यहां लिखा हुआ ही वॉज एडवाइज्ड, उसको सलाह दिया गया, टू बी मोर कॉशस, वो ज्यादा सचेत रहे, लेस्ट ही इज रॉब्ड। अब देखिए यहाँ लेस्ट लिखा हुआ है, और लेस्ट के साथ देखिए यहाँ पर शुड नहीं लिखा हुआ है। तो अभी आपको बतलाया कि शुड आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, भले आप लिखिए या ना लिखिए, उसके बाद हमेशा भी1 का यूज होता है। लेकिन देखिए इज लिखा हुआ है, इज आपका भी1 तो होता ही नहीं है, इज आपका क्या होता है, भी5 होता है, और भी1 आपका होता है बी, बी वर्ब का ये भी5 है, तो ये इज को यहां से हटाइए और इज के स्थान पर यहां पर क्या कर दीजिए, बी कर दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो गया। इज आपका नहीं होगा, इसके स्थान पर बी कर दीजिए, सेंटेंस सही हो गया, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। अब देखिए एक वर्ड यहां पर देखिए, यहां पर देखिए ही वॉज एडवाइज्ड लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर ये आपका देखिए यहाँ पर बी वर्ब है, और बी वर्ब के बाद देखिए यहाँ पर भी3 लिखा हुआ है, ये आपका भी3 लिखा हुआ है, और ये देखिए आपका बी वर्ब लिखा हुआ है। तो बी वर्ब और भी3 आपका पैसिव हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ तक आपका किस में लिखा हुआ है, ये आपका पैसिव में लिखा हुआ है। अब देखिए ये कॉशस लिखा हुआ है, ये कॉशस आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है, इस कॉशस का अर्थ होता है सचेत, ठीक है। अब देखिए यहाँ बी वर्ब के बाद भी फिर भी3 लिखा हुआ है, ये वाला देखिए आपका यहाँ पर ये क्या है, ये भी3 लिखा हुआ, तो ये भी पैसिव हो गया। और ये जो अगेन लिखा हुआ, ये अगेन आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी एडवर्ब का काम कर रहा है, ये आपका एडवर्ब का काम कर रहा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक वर्ड है कॉशस, कॉशस का अर्थ होता है सचेत, कॉशस, कॉशस जो होता है इसका अर्थ होता है सचेत, सावधान। कॉशस का अर्थ होता है सचेत होता है, सावधान होता है। आप इसको कह सकते हैं केयरफुल, आप कह सकते हैं अलर्ट, आप कह सकते हैं वॉचफुल, क्या आप इसको वेरी भी कह सकते हैं, आप विजिलेंट भी कह सकते हैं। ये सब इसका क्या है, साइनो है। रॉब मतलब होता है लूटा जाना, किसी को लूटा जाना, ठीक है। तो ये आपका आज जो था ये 10 क्वेश्चन था, ये आपका 10 क्वेश्चन था, और सबको देखिए हम पूरे डिटेल में डिस्कस किए हैं, एक एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, साइनो एंटो साइनो को देखते हुए भी हमने डिस्कस किया है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको डिटेल में सब चीज मिलेगा, पूरा कंसेप्ट के साथ आपको टॉपिक भी पढ़ाएंगे, अभी तो क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है ना। एसएससी का कैलेंडर जारी हो गया है, एमटीएस का भी एग्जाम कुछ ही दिनों में है, तो अभी आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जल्दी ही हम आपको टॉपिक भी पढ़ाएंगे, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इस चैनल पर हमारा ये पहला वीडियो है,
ठीक है ना, ये चैनल का पहला वीडियो है और अभी तक एक भी सब्सक्राइबर नहीं है हमारे चैनल पर, अभी तक एक भी सब्सक्राइबर नहीं है। आज ही हमने ये चैनल बनाया है और ये आपका पहला वीडियो है और एक भी सब्सक्राइबर नहीं है। तो आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारे चैनल पर आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलता रहेगा। तो आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू। बाय।